जिसमें हम व्यापार के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि चार खंड में क्या क्या चैप्टर हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको चैप्टर्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर विषय प्रवेश, सेकंड दोहरा लेखा प्रणाली, थर्ड रोजनामचा या इंग्लिश में जर्नल, फोर्थ खाता बही, फिफ्थ तलपट, सिक्स प्रारंभिक लेखी पुस्तकें केवल रोकड़ बही, सेवंथ भारतीय वही खाता प्रणाली, खंड 2 व्यापार प्रणाली। चैप्टर नंबर 8 व्यापार परिचय, प्रकार, स्थापना एवं सफलता। चैप्टर नंबर 9 व्यापारिक कार्यालय, संगठन व कार्य प्रणाली। चैप्टर नंबर 10 आने वाले पत्रों का लेखा। चैप्टर नंबर 11 प्रतिलिपिकरण। चैप्टर नंबर 12 व्यापारिक पत्र, व्यवहार, अर्थ, महत्व एवं गुण। चैप्टर नंबर 13 व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग। चैप्टर नंबर 14 पूछताछ, निरीख तथा आदेश संबंधी पत्र। चैप्टर खंड नंबर 3 पे आते हैं, अधिकोषण तत्व। चैप्टर नंबर 15 वस्तु विनिमय। चैप्टर नंबर 16 मुद्रा की उत्पत्ति व विकास। चैप्टर नंबर 17 मुद्रा अर्थ परिभाषा, कार्य, महत्व तथा दोष। चैप्टर नंबर 18 मुद्रा का वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 19 सिक्के और उनकी ढलाई। चैप्टर नंबर 20 पत्र मुद्रा। चैप्टर नंबर 21 एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। चैप्टर नंबर 22 पत्र मुद्रा निर्गमन के सिद्धांत तथा प्रणालियाँ। चैप्टर नंबर 23 भारत के मुद्रा प्रणाली का सामान्य परिचय। खंड नंबर 4 को देख लेते हैं। यह हमारा इकोनॉमी अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का परिचय। चैप्टर नंबर 24 25 अर्थशास्त्र का क्षेत्र। चैप्टर नंबर 26 अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ। चैप्टर नंबर 27 अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली और चैप्टर नंबर 28 उपयोग, अर्थ, रूप एवं महत्व और चैप्टर नंबर 29 है हमारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण एवं लक्षण। तो इसी तरीके से हमारी बुक में जितने भी चैप्टर हैं हम आपको दिखा चुके हैं क्या इंडेक्स है इसका। तो आइए हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम विषय इंट्रोडक्शन, विषय प्रवेश। ठीक है बच्चा, तो आप देख सकते हैं व्यापारिक सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने को पुस्तपालन कहते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी हमारे व्यापार में लेन देन होते हैं उन्हें उनके रुपयों में कि किस लेन देन का कितना हमारा मुनाफा या घाटा हुआ उसे पैसों के रूप में लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो आइए। प्राचीन काल में व्यापार का क्षेत्र अत्यंत संकुचित था, अतः उस समय इस विषय का कोई भी विशेष महत्व नहीं था। क्योंकि उस समय व्यापारिक लेन देन बहुत ही कम होते थे, इसलिए व्यापारी उन्हें याद रख लिया करता था। लेकिन आधुनिक सभ्यता के उद्गम के साथ व्यापार का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया। आज व्यापार स्थानीय या राष्ट्रीय में रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। तो बेटा आप देख सकते हैं इस लाइन में आपको बताया गया है कि हमारा व्यापार जो है वो किस तरीके से पहले बहुत छोटा था और अब यह बढ़ता चला गया है, और बढ़ने के साथ साथ हमारे व्यापार में न सिर्फ वस्तुओं की डिमांड बढ़ी है बल्कि हमारे देश की उन्नति भी हुई है। इसलिए हम आज छोटे मोटे सौदों याद रख सकते थे, लेकिन अब के टाइम में हम जो लेन देन करते हैं वो बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, इसलिए उन्हें याद रखना पॉसिबल नहीं है। उनको याद रखने के लिए हम लिखने की विधि या पुस्तपालन करते हैं, जिससे हमारे व्यापारिक सौदे सही प्रकार से हमें याद रह सकें। हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं इस कहावत के द्वारा। पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। कहने का मतलब ये हुआ अपने व्यापार में जो हम लेन देन करते हैं, अगर हमने उसे लिख लिया है तो पहले हम उस लेन देन को करने के पश्चात उसे नोट करेंगे, और भूल पड़ने के बाद दोबारा से
हम उसी नोटबुक से चेक करके उस भूल को सुधार सकते हैं। यह एक प्राचीन काल की कहावत है जो कि स्मरण शक्ति से संबंधित होती है, मतलब हमारे सोचने की शक्ति से संबंधित है, जिसमें हम यह जानते हैं कि पुस्तपालन का उपयोग किस प्रकार से किया गया और हम इससे कैसे अपने व्यापार में हुई त्रुटि को सही कर सकते। बेटा, हमारा इस चैनल पे मकसद ये नहीं कि हमें सिर्फ बुक पूरी करानी है। हम इस चैनल पे आपको कॉमर्स में एक होशियार बच्चा या इंटेलिजेंटी से भरा हुआ स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। इसलिए हम आपको सिर्फ वही चीज़ें अच्छे से समझाएंगे जिससे आप न सिर्फ अच्छे नंबर ला सकें, बल्कि आप अगर कोई क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछे तो आपका उसके पास अच्छे से जवाब होना चाहिए। इसलिए हम आपको अब आगे से कराएंगे, क्योंकि बुक को छापने वाले अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें लिख देते हैं, लेकिन सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हमें सभी चीज़ें समझनी होती हैं। अगर बच्चा समझने में अच्छा है तो वो 2 लाइन से भी पूरी बुक का या पूरे चैप्टर को समझ सकता है, लेकिन अगर बच्चा समझने की आपकी कैपेसिटी कम है तो आप पूरी बुक पढ़ने के बाद भी ज्ञान को नहीं अपने अंदर ले पाओगे। इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमें सिर्फ इसमें इतना ही आपको क्लियर करना था, बाकी जो नीचे दिया गया है सभी वही है कि प्राचीन काल में जो व्यापार थे वो छोटे थे और अब व्यापार बड़े पैमाने पर होते हैं, इसलिए रोजनामचे की आवश्यकता होती है। आते हैं बेटा, बुक कीपिंग अथवा पुस्तपालन का अर्थ हम समझते हैं। इसमें पुस्तपालन या बही खाता अंग्रेजी भाषा के बुक कीपिंग का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में बुक का अर्थ है कीपिंग, पुस्तक, और कीपिंग का अर्थ है रखना। इस प्रकार इसका अर्थ यह हुआ कि पुस्तकों को रखना। यहाँ पुस्तकों में कुछ निश्चित सिद्धांतों के रखने से तात्पर्य अलमारी में सजाकर रखने से नहीं है, बल्कि व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निर्धारित पुस्तकों में कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर विधिवत लेखा करने से होता है। इस प्रकार बुक कीपिंग में हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों का लेखा हिसाब किताब की पुस्तकों में विधिवार किन सिद्धांतों एवं विधियों में किया जाता है। बुक कीपिंग की परिभाषा। बेटा, बुक कीपिंग का अर्थ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुस्तपालन एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम अपने व्यापारिक सौदों को क्रम वाइज और अमाउंट वाइज एवं डेज वाइज नोट करते हैं, जिससे हमारे व्यापार में कोई भूल चूक ना हो और व्यापारिक सौदा जो हमने किया है उसकी जानकारी हमारे पास सुरक्षित और सटीक हो। बुक कीपिंग की परिभाषा। बुक कीपिंग की परिभाषा है पुस्तपालन की परिभाषा। बही खाता व्यापारिक व्यवहारों का निश्चित पुस्तकों में लेखा करने की एक कला है, या हम यह भी कह सकते हैं कि पुस्तपालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने व्यापारिक सौदों को सुरक्षित रखते हैं और भूल चूक होने पर उसका इस्तेमाल करके उस सौदे को हम सही प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तो बेटा, ये बहुत सारे अपने रह चुके जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसमें परिभाषाएं दी हैं, तो हमें सभी परिभाषाओं को रटना नहीं होता, हमें इनमें से कोई 2 परिभाषा याद करनी होती है। एक परिभाषा है सबसे ऊपर J.R. बार्टलीवान ने दी है, बार्टलीवॉय ने, तो आप चाहे तो इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, वरना जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसे भी याद कर सकते हैं, वो आपको आसान भी होगी और दूसरे व्यक्ति को समझाना भी आपके लिए बेहतर है। अब आते हैं बेटा, बुक कीपिंग या पुस्तपालन विज्ञान है अथवा कला। तो बही खाता उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट किया गया है कि विज्ञान भी और कला भी है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देख सकते हैं विज्ञान के रूप में कैसे है और कला के रूप में कैसे है। तो देखिए बेटा, बही खाता विज्ञान के रूप में, बही खाता पुस्तपालन विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें विज्ञान की भांति कुछ सुनिश्चित और सर्वमान्य विषय होते हैं जिनका पालन किए बिना भाइयों में लेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो बेटा इस बात को आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जब हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो विज्ञान में कुछ रूल्स दिए गए होते हैं जिनके आधार पर ही आप एक्टिविटी करते हैं और हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है। उसी प्रकार जब हम रोजनामचे में लेखा करते हैं तो लेखा करने के हमें कुछ रूल्स दिए गए होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी लेखा करने की विधि अच्छे प्रकार से संपन्न होती है। वहीं अगर आप उनके अनुसार लेखा नहीं करेंगे, रूल्स तोड़ेंगे, तो आपके जो आप रोजनामचा करेंगे उसमें कोई ना कोई त्रुटि देखने को मिलेगी। इसलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बही खाता एक विज्ञान भी है या पुस्तपालन एक विज्ञान है। अब आते हैं बही खाता कला के रूप में। यह कला इसलिए है कि इसमें विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की व्यापारी अपने व्यापारिक लेन देन को लेखा जोखा करने के लिए उपयुक्त वहियों में प्रयोग में लाकर हिसाब किताब व्यक्तिगत ढंग से रख सकता है। कहने का मतलब ये है, लेखा करने के उपरांत रूल्स फॉलो करने के बाद आप इसे किस तरीके से सजाएंगे वो आपके ऊपर है। आप इसमें सजावट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल ही बुक में हम रोजनामचा करेंगे, हम कोई अच्छी नोटबुक कलरफुल पेज की भी बना सकते हैं। इसलिए हम इसमें अपने हिसाब से कुछ एक्टिविटी करके इसे कुछ अच्छा बना सकते हैं, इसलिए हम इसे कला कह सकते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बही खाता एक कला भी है, क्योंकि हम इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चा, बुक कीपिंग के मूल तत्व के बारे में हम जानते हैं। इनके मूल तत्व हम संख्या के आधार पर 7 में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें विज्ञान एवं कला, जो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ ऊपर, किस तरीके से ये विज्ञान है और किस तरीके से ये कला है, यह आप समझ चुके हैं। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, बही खाता कला भी है। सेकंड पॉइंट, सॉरी बेटा, निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा। कहने का मतलब ये है, जो रूल्स होते हैं उन्हीं के आधार पर आपको इसको एक निश्चित प्रणाली में रखना होता है। अगर आप कोई भी लेखा इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं तो आपको उसमें हिंदी का उपयोग नहीं करना होता, उसे आप इंग्लिश में ही करेंगे। और अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपको उसे पूरी तरह से हिंदी में करना चाहिए, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस भी निश्चित प्रणाली में आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसी तरीके से करना होगा, तभी आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थर्ड पॉइंट आता है, निश्चित सिद्धांतों तथा नियमों का पालन करना। जैसा बेटा मैंने अभी आपको बताया, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे ही बही खाता प्रणाली में कुछ निश्चित सिद्धांत या नियम होते हैं जिसका प्रयोग व्यापारिक लेन देन की पुस्तकों में लेखा करते समय आवश्यक होता है। और अगर आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस या तलपट जो भी आप बनाते हो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आपको देखने को मिलेगी। अब आपका फोर्थ पॉइंट आता है, निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग। कहने का मतलब ये है, जो भी आप पुस्तपालन की बुक बनाएंगे या बुक कीपिंग जिसमें आप करते हैं, उसे आप ये देख लीजिए कि आपको निश्चित पुस्तक बनानी है। ये नहीं है कि आज जो लेन देन हुआ आपने अलग नोटबुक में कर लिया, कल जो आया आप कल उसे दूसरे में लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। हमें कोई एक निश्चित बुक बनानी होती है जिसमें हमारा 1 साल का पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। हमें बार बार दूसरी कॉपी अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमें ही परेशानी होगी, हमारे व्यापार के लेन देन में गड़बड़ हो सकती है। अब आता है फिफ्थ, वित्तीय व्यवहारों का लेखा। बही खाता केवल वित्तीय स्वभाव के व्यवहारों का ही लेखा होता है। कहने का मतलब ये है, जो लेन देन करते हैं उसे ही हम लिखते हैं, आप उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिख सकते। पॉइंट नंबर 6, मौद्रिक रूप में लेखा। बही खाते में व्यापारिक व्यवहार को केवल मौद्रिक रूप में ही लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, हम जब भी कोई भी एंट्री बनाते हैं तो उसमें हमें अमाउंट दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसे किसी वस्तु के अमाउंट के आधार पर ही हम उसे आंकते हैं। लेखा करने का उद्देश्य, पॉइंट नंबर 7 और लास्ट है, हिसाब किताबों की पुस्तकों में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे एक निश्चित समय पर व्यापार की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि, देनदारियों एवं लेनदारियों आदि का ज्ञान प्राप्त करना। आप इस
में ये भी समझ सकते हो कि जो भी लेखा आप कर रहे हैं वो उस तारीख के हिसाब से और किस व्यक्ति द्वारा वह लेन देन किया गया, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर एक ही एंट्री में आपको उसे दर्शाना होता है। अगर आप कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो आपकी एंट्री में गड़बड़ होगी। तो बच्चा, इस तरीके से हमने आपको आज ये थोड़ा चैप्टर पढ़ा दिया। अभी ये पूरा चैप्टर हमने कराया नहीं है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। वो इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बच्चा, और आप बोर हो सकते हो, इसलिए आपको जितना मैंने आज कराया आपको इसे दोबारा से एक बार देखने के बाद दोबारा ज़रूर देखिएगा अगर समझ में ना आए तो। और इस बात को मैं आपको समझा दूँ, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए या कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसे अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। और कहीं भी अगर कोई गलती या मिस्टेक आपको दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे हम अपने विचारों में या अपने उसमें थोड़ा सुधार कर सकें, जिससे आपको अच्छा लगे और मुझे अच्छा लगे कि मेरे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मैं किस तरीके से और बेहतर कर सकती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक ले जाने का मैं प्रयास करूँगी। अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आप अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि कॉमर्स में एक ज्ञानी भी बन सकते हो बेटा, मैं आपको ये बात बता दूँ। बाकी थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।